नमस्ते दोस्तों, आज बात कर लेते हैं हैप्पीएस्ट माइंड के ऊपर। हैप्पीएस्ट माइंड का स्टॉक काफ़ी टाइम से यानी कि 2 साल से ऊपर हो गया। ये स्टॉक का प्राइस डाउन ट्रेंड में चल रहा है और ऊपर से एक ही रेट पे फंसा हुआ है 750 740 760 इसी रेट पे फंसा हुआ है और यहीं पे इसने अपना सपोर्ट भी बना लिया है। स्टॉक बेचारा बीच में उसके रिजल्ट तो ख़राब थे, रेवेन्यू भी कम थे, नेट प्रॉफिट भी कम थे, प्लस जो इसके प्रमोटर है उन्होंने भी अपनी होल्डिंग्स स्टेक कम कर दिया था, जिसके वजह से जो इन्वेस्टर थे उनका कॉन्फिडेंस भी इस स्टॉक में काफ़ी कम हो गया, जो कि काफ़ी बुरी बात होती है किसी भी इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि वो बेचारा अपना छोटा मोटा पैसा लगाता है और जब स्टॉक इतने टाइम तक फंसा रहता है तो मैं समझ सकता हूँ कि काफ़ी बुरा लगता है। उनको बुरा इस बात का लगता है कि हमने पैसा लगाया, टाइम भी दिया, पर अच्छे रिटर्न्स नहीं मिले, ऊपर से किसी और स्टॉक में लगाने का हमें मौका है, अब उसमें हम पैसा लगाए तो लगाए कैसे, क्योंकि हमारा पैसा तो हैप्पीएस्ट माइंड में फंसा हुआ है, फ्रीज हो गया। तो इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि क्या इस स्टॉक में कुछ बड़ा हो सकता है, कि कुछ बड़ा होने की उम्मीद है या नहीं है, ये सारी बातें बात करने वाले। और हाँ, इसमें मैं कुछ आपको टाइम फ्रेम नहीं बता सकता हूँ कि भाई मैं क्या, कोई भी नहीं बता सकता कि इतने टाइम में हो जाएगा, पर हाँ ये ज़रूर मैं बता सकता हूँ कि कुछ बड़ा होगा या नहीं होगा। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते, पहला थोड़ा रिजल्ट भी देख लेते हैं, रिजल्ट के बाद फिर देखते हैं कि स्टॉक में कुछ बड़ा होने की उम्मीद है कि नहीं। अभी इसका प्राइस चल रहा है 754 यानी कि 754 रुपीज़ और ये आज भी 2.5 से 3% के दबाव में, क्योंकि रिजल्ट के वजह से नीचे आते तो इसका मार्केट कैप पहले अपने मन में बैठा लो। मार्केट कैप कितना है? 11,477 करोड़, यानी कि ये एक स्मॉल कैप की कंपनी है और स्मॉल कैप की कंपनी में छोटा सा भी नेगेटिव न्यूज़ आता है तो स्टॉक सडनली गिरने लगता है और थोड़ा सा भी अच्छा न्यूज़ आता है तो 5% ऊपर भी भागने लगता है। तो इस बात को ध्यान रखना। तो कभी भी स्टॉक का प्राइस गिरे या एक ही जगह पे रुका है तो सोच लो भाई, एक ये स्मॉल कैप की कंपनी है, ऊपर से टाइम लगता है इनको ऊपर जाने में, और फिर क्या बोलते हैं कि जब नीचे भी आता है तो काफ़ी तेज़ी से आता है, ऊपर भी जाता है तो काफ़ी तेज़ी से आता है। बिरला सॉफ्टवेयर में भी सेम इसी तरह हुआ और सोनाटा सॉफ्टवेयर में भी सेम इसी तरह हुआ। जाके उठा के देख सकते हो, वो भी बेचारे 840 से गिर के 550, 575, 580 पे घूम रहे। अभी देखो इसका स्टॉक का पीई 49, इंडस्ट्री पीई 37, यानी कि ठीक ठाक पीई पे ट्रेड कर रहा है बोल सकते हो। बाद में आरओसी काफ़ी इंटरेस्टिंग है 21% का, आरओई भी इंटरेस्टिंग है 21% का, ठीक ठाक है। सेल्स ग्रोथ इनका जो लास्ट 3 ईयर का 25% के पास है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है बोल सकते हो। सेल्स ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है इनकी 20% की। नीचे आते रिजल्ट की ओर बढ़ते, देखो प्रॉब्लम कहाँ पे हो गई। इनका जो ये रिजल्ट है, जून 2024 में इन्होंने इस क्वार्टर में 372 करोड़ का रेवेन्यू किया था, जिसके ऊपर इन्होंने नेट प्रॉफिट किया 44 करोड़ का, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले हम देखे कंपेयर करें तो काफ़ी 10-12% की गिरावट बोल सकते हो, अराउंड हाँ 10-12% की नेट प्रॉफिट में क्वार्टर एंड क्वार्टर गिरावट देखने के लिए मिल रही है। और जबकि रेवेन्यू भी स्लाइटली डिसेंट बोल सकते हो, मतलब पिछले क्वार्टर के जितना ही है, उतना खास भी नहीं है। बाकी एक्सपेंसेस भी एक बार क्लिक करके देखते हैं। हाँ, एक्सपेंस में देख सकते हो इनके जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो भी स्लाइटली 2% बढ़ा हुआ है। पहले 65 था, उसके बाद अभी 67 हो गया और ये 67 हाईएस्ट है इनका एम्प्लॉय कॉस्ट, क्योंकि पहले 67 नहीं था, जो कि स्क्रीन पर आप देख सकते हो। ईयर ऑन ईयर भी आपको बता दूं तो इन्होंने जून 2023 में 357 करोड़ का रेवेन्यू किया था, जिसके ऊपर इनका नेट प्रॉफिट था 57 करोड़ का, जो कि घट के अभी नेट प्रॉफिट हो गया ईयर ऑन इनका 44 करोड़ का, जो कि काफ़ी बुरी बात है। बुरी बात है भाई, जो सामने दिख रहा है, कुछ बड़ा चढ़ा के बताने की ज़रूरत भी नहीं है। अभी देखो एक चीज़ इसमें मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, मैं बताता हूँ, अभी आता हूँ उस बात पे। अभी 2 ईयर ऑन ईयर की बात कर रहे हैं हम। हाँ, 2021 में इनका नेट प्रॉफिट कितना था, और सेल्स पे भी ध्यान दो, नेट प्रॉफिट पे भी ध्यान दो। 2021 नहीं, हम 2022 पकड़ते, 3 साल पहले ही पकड़ते। 2022 में इनका नेट प्रॉफिट था 186 करोड़ का, ठीक है, ये हो गया। ऊपर इनका रेवेन्यू तो देखो 2022 में कितना था, 1034 करोड़ का, ये हो गया। पर अभी इनका रेवेन्यू कितना है ईयर ऑन ईयर, 3 साल की बात कर रहा हूँ, मैं 3 ही साल ले रहा हूँ, ज़्यादा टाइम भी पीछे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि 3 साल से लोग फंसे, उसी टाइम पे ये स्टॉक काफ़ी पीक पे था, इसके वजह से मैं 3 साल ले रहा हूँ। अभी इनका रेवेन्यू कितना है, 1488 करोड़ का, और 2022 में इनका रेवेन्यू कितना था, 1034 करोड़ का, यानी कि रेवेन्यू बोल सकते हो ऑलमोस्ट 50% बढ़ चुका है, इस बात को ध्यान रखना। उसके बाद नेट प्रॉफिट इनका 2022 में था 186 करोड़, अभी हो गया 232 करोड़ हो गया अभी, यानी कि इनका रेवेन्यू भी अच्छा खासा 50-40% से ग्रो हो गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। पर स्टॉक ना ही 50% से ग्रो हुआ है, ना ही उसका प्राइस 50% से ग्रो हुआ है, तो इसके वजह से मैं बोल रहा हूँ कि इसमें कुछ बड़ा होने की उम्मीद है। क्योंकि देखो एक टाइम पे क्या होता है ना सेल्स ग्रोथ और कंपनी का स्टॉक का प्राइस एक लेवल पर चलना चाहिए आके,
कभी कभी आगे पीछे होता है, कभी स्टॉक का जब हाइप बन जाता है तो सेल्स ग्रोथ 50% है, स्टॉक 200% चल जाता है, तो एक हाइप रहता है, वो शॉर्ट टर्म रहता है, उसको छोड़ दो। पर अगर मैं लॉन्ग टर्म नज़रिए से बात करूँ, 3 साल 2 साल 4 साल के नज़रिए से, अगर सेल्स ग्रोथ रेवेन्यू इनका 50% से बढ़ा है तो स्टॉक भी 50% से बढ़ना चाहिए, पर स्टॉक 50% से नहीं बढ़ा है। स्टॉक का प्राइस आज भी वहीं का वहीं है। मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ, रुको मैं चालू करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये अडानी पोर्ट नहीं भाई, अभी तो अडानी पोर्ट के ऊपर वीडियो बनाता है हैप्पीएस्ट माइंड। ये देखो, मैं इसका खोला, वन डे का चार्ट में ओपन कर लूँ एक बार। यहाँ पे ये तो 5 मिनट का ओपन हुआ है, मैं वन डे का करता हूँ तो समझ में आएगा। ये देखो 2021 हमने लिया था, 2022-21 लिया था, ये देखो ये 2022 आ गया हमारा। 2022 में कितना प्राइस था, 800, 870, 850। अभी कितना चल रहा है, 850। मतलब स्टॉक का प्राइस वहीं का वहीं पे है, इवन नीचे। ये देखो मैंने एक ड्रॉ भी कर दिया, नीचे वाला लाइन हटा देता हूँ सपोर्ट का इसका। ये देखो स्टॉक का प्राइस वहीं पे वहीं का है, देख सकते हो स्क्रीन पर नेट प्रॉफिट इनका बड़ा है। इसका सिग्नल क्या है, इसका सीधा साधा ये सिग्नल है कि इसमें कुछ बड़ा हो सकता है। इस बात को ध्यान रखना, सडनली इसमें कुछ बड़ी मूवमेंट आ सकती है, और कुछ ऐसे कन्फर्मेशन वाला अगर चाहिए हमको कि इसके आगे चलना चालू हो जाए, तो इसका जो 837 का लेवल देख रहे हो ना, ये जो मूविंग एवरेज है जो दिख रहा है, अगर ये इसके ऊपर चल गया तो फिर मुझे लगता है कि 1000 भी काफ़ी जल्दी ये टच कर सकता है। इस बात को ध्यान रखना। तो आपने समझ गए, एक इन्वेस्टर के लिए इसमें काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट बेनिफिट बोल सकते हो, इनका जो नेट प्रॉफिट है और ईयर ऑन ईयर अच्छी तरीके से एकदम ग्रो हो रहा है। पर स्टॉक का प्राइस फ्लैट है, एक ही प्राइस पे रुका है, तो ये भी अचानक से सडनली मूवमेंट दे सकता है। और एक ये स्मॉल कैप की भी कंपनी है, तो इस बात को ध्यान रखना। ऐसे स्टॉक में कैसे ना, हमें कैसे इन्वेस्टमेंट करना होता है, हमने एक इकट्ठा पैसा इसमें पार्क कर दिया, अब उसको 2-3 साल 4 साल तक छोड़ दो स्मॉल कैप में, क्योंकि जब सडनली वो 1-2 साल के बाद उनके रिजल्ट आते हैं, डबल डबल नेट प्रॉफिट होते ना, तो सडनली हमारे स्टॉक भागते हैं। तो इसके लिए इसमें ये उम्मीद से नहीं पैसा हमको डालना चाहिए कि भाई 6 महीने 5 महीने में 10% निकल जाए, एक साल में 20% निकल जाए, ऐसा नहीं। एक बार एक इकट्ठा पैसा पार्क कर दिया, ना एवरेज करना है ना कुछ करना है, बस एक पैसा इकट्ठा पार्क कर दिया, अब उसको लंबे समय के लिए छोड़ दो, तो ऐसा होता है। एवरेज फेवरेज नहीं होता इसमें, इस बात को ध्यान रखना। काफ़ी जिगरा है, काफ़ी दिमाग है तो फिर एवरेज की ओर जाओ। बाकी जो नए हैं, कम पैसे के साथ खेलते तो एवरेज का खेल नहीं बनता है। अच्छे सपोर्ट पे उठाया माल, रजिस्टेंस पे भेज दिया बस। प्रमोटर्स ने देखो बीच में अपनी होल्डिंग कम की थी, अशोक सुट्टा ने अपनी होल्डिंग इनकी थी अराउंड 40% के आसपास कंटिन्यू, पर ये अपनी होल्डिंग कम करते गए, 32% के आसपास हो गई। लास्ट क्वार्टर में भी इन्होंने अपनी होल्डिंग कम की थी, जिसकी वजह से स्टॉक दबाव में आ गया था, लोग काफ़ी टेंशन में आ गए थे। और टेंशन की बात है, जब भाई प्रमोटर्स अपने स्टेक बेच रहे हैं तो टेंशन आता ही है थोड़ा। तो ये अशोक सुट्टा को भाई मैसेज करके समझाओ, होल्डिंग बेचे नहीं, लोग परेशान हो रहे। एफआईज ने अपनी स्लाइटली होल्डिंग बढ़ाई है, काफ़ी अच्छा लगा। जीआईज ने भी अपनी स्लाइटली होल्डिंग बढ़ाई है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। पब्लिक के पास 45% की होल्डिंग है। पब्लिक बीच में बहुत कूद पड़ी है सितंबर दिसंबर में, सोचे कि हज़ार का लेवल टच करेगा, इसके वजह से देख सकते हो पब्लिक की होल्डिंग सडनली बढ़ने के लिए हमको देखने के लिए मिल रहा है भाई। 45-46% की होल्डिंग है। तो ये था भाई होल्डिंग और रिजल्ट के ऊपर, स्टॉक के ऊपर मैंने बता दिया। सपोर्ट इसका बन चुका है 740 730 रुपीज़ का, ये नहीं तोड़ेगा। स्क्रीन पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसका सपोर्ट बन चुका है 740 730 के आसपास, क्योंकि यहीं से बार बार बाउंस बैक हो रहा है। ये देखो फर्स्ट टाइम यहीं से बाउंस हुआ 780, फिर वापस इसके आगे देखो ये भी यहीं से बाउंस हुआ सेकेंड टाइम भी, फिर आगे देखो यहीं से बाउंस हुआ है वापस 750 760, वापस यहीं से बाउंस हुआ और वापस यहीं पे सपोर्ट ले रहा। तो मुझे नहीं लगता ये तोड़ेगा। अभी देख सकते हो यार स्टॉक एकदम डाउन ट्रेंड पे चल रहा है, एकदम ऊपर से नीचे। तो कुछ बड़ा होने के लिए 838 के ऊपर चलना ज़रूरी है। और बाकी नेट प्रॉफिट के हिसाब से हम देखें तो भाई नेट प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ रहा है, पर स्टॉक का प्राइस नहीं बढ़ रहा है। और एक टाइम पर नेट प्रॉफिट को स्टॉक प्राइस से मैच करना होता है। नेट प्रॉफिट जो चल रहा है स्टॉक प्राइस को भी वहीं पे चलना होता है। तो मुझे उम्मीद है कुछ बड़ा हो सकता है। पर यार देखो टाइम फ्रेम नहीं मैं बता सकता हूँ, ना आप बता सकते हो, नहीं कोई बड़े लोग भी नहीं बता सकते, क्योंकि देखो मार्केट में काफ़ी सारे फैक्टर रहते हैं। नए इन्वेस्टर आने के लिए कुछ बहाना चाहिए, कुछ रीज़न चाहिए, कंपनी में इन्वेस्टमेंट चाहिए, मार्केट में एक फ़्लो रहना चाहिए। हालांकि मार्केट ऑल टाइम हाई पर चला गया है हमारा 3 सालों में 2 सालों में, पर ये स्टॉक यहीं पर अटका हुआ है। तो नए इन्वेस्टर आने के लिए भाई देखो टाइम लगता है। एक बार जब कॉन्फिडेंस उठ जाता है स्टॉक से तो नए इन्वेस्टर नहीं आते। बाकी ऐसे स्टॉक में अगर हमारा कम पैसा पार्क रहेगा तो हमको ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि कम पैसा पार्क रहेगा तो वो ठीक है
लंबे समय तक होल्ड करने की ताकत भी देती है। पर मैं समझ सकता हूँ कि 3 साल में आदमी 2 साल में बोर हो जाता है कि भाई ये कब चलेगा, कब चलेगा। 1200 में लिया, 1000 में लिया, भाई मेरे रेट पे आ जाए तो मैं निकल जाऊँ। ये सारी बातें चलती है, मैं समझ सकता हूँ, पर क्या कर सकते हो। 2 ही ऑप्शन है, लॉस बुक करके निकल जाओ, किसी दूसरे में देखो रास्ता, नहीं तो कोई हाँ, एक चीज़ इसमें और भी ऐसे करते लोग कि सपोज़ इसमें लॉस में बैठे काफ़ी टाइम तक, तो दूसरा कोई स्टॉक ऐसा लग रहा है कि काफ़ी चल सकता है, उसमें है कुछ ग्रोथ है, यहाँ से 30% दिखा सकता है और यहाँ पे आपको 30-35% का लॉस है, तो क्या करते, लॉस बुक करके ये पैसा इसमें पार्क करते। मेरे बोलने का मतलब कि हैप्पीएस्ट माइंड में वेट करने से अच्छा वो किसी और स्टॉक में वेट करते अपना पैसा, यही हैप्पीएस्ट माइंड का इसमें पार्क करके। पर इसमें थोड़े रिस्क रहते हैं आपको, जो दूसरे स्टॉक में आप पैसा पार्क करोगे वो कंपनी कैसी है, वो जाएगा कि नहीं 30%, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ताकत क्या है, इंग्लिश से अच्छी नहीं है मेरी भाई, उसकी ताकत क्या है, जा सकता है कि नहीं, सेल्स ग्रोथ कैसा है, आरओसी कैसा है, लास्ट टाइम वो स्टॉक जब गिरा था तो उसको उठने में कितना टाइम लगा था, वापस उसको ऊपर जाने में कितना टाइम लगा था, मूविंग एवरेज के बाद जब उसके ऊपर ट्रेड कर रहा था तो क्या सडनली बाउंस बैक हुआ। तो ये सारी चीज़ें आपको देख के तो पैसा डालना चाहिए, दूसरे स्टॉक में शिफ्ट होना चाहिए। सबसे मेन बात ये देखना चाहिए कि वो स्टॉक अगर कल को साला 15-20% गिरा है तो उसको वापस ऊपर उठने में कितना समय लगा, ये भी देखना काफ़ी ज़रूरी रहता है, उसमें इन्वेस्टर कितना जल्दी आए। तो ये सारी बातें रहती है, बिजनेस भी रहता है, कैसा है बिजनेस, बहुत सारे फैक्टर रहते हैं भाई, दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो ये था भाई हैप्पीएस्ट माइंड के ऊपर वीडियो, आपको मैंने बता दिया सारे तरीके, सपोर्ट वगैरह कैसा चलता है नहीं चलता है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या करना है। बाकी कुछ भी आपको थोड़ा सवाल जवाब रहेगा तो आप पूछ सकते हो भाई कमेंट करके, मैं ट्राई करूंगा जवाब देने का। तो ये था हैप्पीएस्ट माइंड के ऊपर वीडियो, इसमें कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है। तो भाई इस वीडियो में ऐसा नहीं कि आप मेरी बातों में आके टारगेट सपोर्ट सुन के चले जाओ बाय करने। तो भाई देखो, इस वीडियो में कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, बस स्टडी और एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से बताया, और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र भी नहीं हूँ। तो भाई प्लीज़ ध्यान देना, इस वीडियो में कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है।